बीजेपी नेता श्याम प्रकाश जाटव मेरे साथ है। रिजर्वेशन को लेकर अगला सवाल उनकी तरफ है। आरक्षण जिसकी बात की जा रही है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में ब्राह्मण समाज ने गंगा नदी के घाट पर जाकर एक अच्छा खासा धरना दिया। उसमें उन्होंने कपड़े उतार कर नग्न अवस्था में आकर यह धरना दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें भी आरक्षण चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या फिर आरक्षण बिल्कुल वैसे ही बना रहना चाहिए जैसा कि संविधान में उल्लेखित किया गया है। अगला सवाल यही है, आरक्षण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आरक्षण खत्म हो रहा है, करना चाहते हैं, उसके पीछे क्या ठोस वजह है, और अगर बना रहे तो उससे क्या नुकसान है? यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी दूं कि ब्राह्मण समाज ने आरक्षण का विरोध किया। इसके अलावा मैं स्वयं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूँ। मैंने भी आरक्षण के खिलाफ जंतर मंतर पर 2 प्रदर्शन किए हैं, धरना दिए हैं, और उसमें मेरी मांग माननीय प्रधानमंत्री जी से यही रही कि ये जो अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को और ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है वो जाति के आधार पर न दिया जाए, बल्कि देश को अब जरूरत है, जरूरतमंद को आरक्षण देने की, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। जहां तक आरक्षण या सरकारी सुविधाओं की व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, जहां पढ़ाई लिखाई की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, जहां पर नौकरियों की भी जरूरत से ज्यादा है, वहां पर उन लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति या मजहब के हैं, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और इस विषय को लेकर के मैं 2 प्रदर्शन भी जंतर मंतर पर कर चुका हूँ। मतलब आप आर्थिक आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण देने के स्वाभाविक बात है, जरूरत जिसको है उसी को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इसका पैमाना कैसे तय होगा? जिस देश में नकली आय प्रमाण पत्र बन जाता है, नकली जाति सर्टिफिकेट बन जाता है, वहाँ ये कैसे तय हो पाएगा कि हाँ वो जरूरतमंद है? नहीं, ये इस प्ली पर ये छोड़ देना कि भाई ये नकली प्रमाण पत्र, वो जांच का विषय है, वो जांच की जानी चाहिए। ये कि भाई वो नकली बना लेंगे, इस वजह से उनको नहीं दिया जाना है। अब आप एक बात बताएं, एक हमारे जानने वाले हैं, कांग्रेसी नेता हैं, आईएएस हैं, उनके परिवार में 26 लोग आईएएस हैं, उनके बेटा बहू सब आईएएस हैं। तो आप आरक्षण आईएएस होने के लिए, मैंने एक भाषण में उनसे कहा कि परमात्मा करे आपका 27वां सदस्य भी आपके परिवार का आईएएस बने, मगर वो आरक्षण से नहीं, बल्कि अगर आरक्षण से बन रहा है तो आपका ड्राइवर का बच्चा, आपके घर में जो सहयोग करने के लिए, काम करने के लिए कोई महिला आती है, उसका बच्चा, जो गरीब है उसका बच्चा, उसको आरक्षण मिले और उसका बच्चा आईएएस बने तो खुशी होगी। आईएएस का बच्चा आईएएस बनेगा तो खुशी नहीं होगी और उसका दुरुपयोग ही सब लोगों के सामने आएगा। अच्छा, एक जहन में एक बात आती है कि ईद पर जो प्रचलित है, इतिहास के मुताबिक, कुरान के मुताबिक कहा जाता है कि ईद मनाने का जो तरीका शुरू हुआ वो कुर्बानी से हुआ। कुर्बानी बेटे को देनी थी, लेकिन आज बकरे की कुर्बानी दी जाती है। आखिर बकरा ही क्यों चुना गया? क्योंकि वो बोल नहीं सकता। उसी बात पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सब्सिडी छुड़वा दी गई थी, अभी आपने 26 आईएएस की बात की थी। हमेशा ये जो कुर्बानी है ये उन्हीं लोगों से क्यों मांगी जाती है जिन लोगों को इसकी जरूरत होती है? और जब ये कुर्बानी मांगी जाती है तो फिर हमारे सांसद उस कुर्बानी को देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सांसदों को तमाम भत्ते मिल रहे हैं, सब चीजें मिल रही हैं, वो अपनी सब्सिडी किसी भी तरह की नहीं छोड़ते, लेकिन जनता से अपील की जाती है कि वो सब्सिडी छोड़ दे, वो आरक्षण छोड़ दे। ऐसा क्यों है? देखो, सब्सिडी छोड़ने का विषय जो है वो सक्षम लोग जो हैं वो सब्सिडी छोड़े, और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी सब्सिडी के पक्ष में नहीं है। अभी डीजल पर से हमने सब्सिडी हटा करके, लेकिन सांसद विधायक तो सक्षम होते हैं। मैं वही बात कह रहा हूँ कि आरक्षण या सब्सिडी का जो विषय है हम उसके पक्ष में नहीं है। सब्सिडी जो है स्वाभाविक बात है कि जरूरतमंद को ही मिलना चाहिए, और जो लोग सक्षम हैं उन्हें स्वतः ही छोड़ना चाहिए। और सांसद और विधायकों की जो बात आपने कही है, तो हमारे तमाम सांसद हैं ऐसे, लगभग मैं समझता हूँ सभी सांसदों ने सब्सिडी गैस के ऊपर जो है वो छोड़ी हुई है। और हम उनसे बात भी कर रहे हैं कि इसी तरीके से अनुसूचित जाति का जो आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में, पढ़ाई में मिलता है, उसको भी सहजता के साथ छोड़ें। और इसमें एक अड़चन एक और आती है, जो हम फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में जब तक वो फॉर्म में 4
वो बने रहेंगे, कॉलम बने रहेंगे कि आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC या जनरल, तो जब तक हम उसमें उन 4 जो कॉलम हैं वो हमारे सामने आते रहेंगे तब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि यदि मैं अनुसूचित जाति से हूं और सामान्य वर्ग पर मैं टिक लगाता हूं तो वो जो फॉर्म है उसमें मैंने एक अपराध कर दिया, क्योंकि मेरे पास में अनुसूचित जाति होने का प्रमाण पत्र है तो मुझे अनुसूचित जाति ही भरना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी इस विषय पर काफी काम करने की आवश्यकता है, संशोधनों की जरूरत है। जब ये कॉलम खत्म हो जाएंगे, स्वाभाविक बात है वो उसमें आय या जरूरत इस तरीके के कॉलम आ जाएंगे तो ये जो आरक्षण वाला विषय है वो उसका स्वरूप बदलेगा और कहीं ना कहीं हम अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। श्याम प्रकाश जाटव बीजेपी नेता इस वक्त मेरे साथ है। जैसा कि अभी ये बता रहे थे, इन्होंने कहा कि जो कॉलम है 4 कॉलम, जब तक वो कॉलम बने रहेंगे तब तक ये समस्याएं बनी ही रहेंगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर उन कॉलम को खत्म किया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि समानता भी आ जाएगी। अगर सब सामान्य हो जाएंगे तो फिर वो समानता हो जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या लोगों के जहन से वो मानसिकता दूर हो पाएगी जब वो एक शख्स अपनी मूंछों को ताव देकर कहता है कि मैं राजपूत हूं, तो क्या उस वक्त एक शोषित पीड़ित समाज का व्यक्ति उसके सामने सीना तान कर कह सकेगा कि मैं भी एक राजपूत हूं? क्योंकि जाति की जब बात आती है तो हमारे देश में अक्सर ये देखा गया है कि जो दबी कुचली जातियां हमेशा से, इतिहास से ही जिनको दबा कुचला कहा गया है, उनको अक्सर नीच बताया जाता है, नीच दिखाने की कोशिश की जाती है। और जो उच्च जातियों के लोग होते हैं वो अक्सर अपनी जाति का जो रुआब है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बात करेंगे बेरोजगारी के सवाल पर। बेरोजगारी को लेकर भी बड़ा हो हल्ला हो रहा है देश में। सरकार ने कहा था कि वो लगभग 2 करोड़ नौकरियां लेकर आएगी, लेकिन अभी तक जो समाज में हम देख रहे हैं, जनता के तरीके से जो सुनने को मिल रहा है उसमें यह है कि नौकरियां बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप बेरोजगारी के मामले पर क्या प्रतिक्रिया रखेंगे, जबकि आप भी देख रहे हैं कि एक बड़े स्तर पे देश में बेरोजगारी फैली है? देखो, यहाँ पर पहले वाला जो प्रश्न जो आप बोल रहे थे अभी, यहाँ पर छोटी जाति और ऊंची जाति की जो बात कही उस पर मैं अपनी आपत्ति दर्ज करूंगा, क्योंकि अनुसूचित जातियां जो हैं वो दलित नहीं हैं। उनको दलित कहना जो है केवल मायावती और कांग्रेसी कल्चर है, वो उनको दलित नाम से जो है उनकी अवमानना करता है, उनका तिरस्कार करता है। तो अनुसूचित जातियां दलित नहीं हैं और उनको दलित कहा जाना बिल्कुल गलत है। उन्हें दलित नहीं कहा जाना चाहिए, वो अनुसूचित जातियां हैं। और मैंने शुरू में ही कहा मतलब अनुसूचित जातियां अगर चाहे तो मंदिरों में पुजारी का काम भी कर लेंगे, क्योंकि समान हो गए, बराबर हो गए। अनुसूचित जातियां अभी कई मंदिर दक्षिण भारत के ऐसे हैं जिसमें जो है पुजारी अनुसूचित जाति वर्ग के क्वालिफाइड जो पुजारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। और मैं ये नहीं मानता कि जो है ये जातियां नीच जातियां हैं। नीच जातियां कहना ठीक नहीं है बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में। हम सनातनी हैं, चाहे SC, ST और OBC सभी सनातनी वर्ग से हैं, सनातन है। और यहाँ पर ये इस तरीके का विषय जो है वो ठीक नहीं है। और यही बात जो आपने बेरोजगारी की कही है, तो जिस तरीके से देश में कार्य हो रहे हैं, अभी जो सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, तो इसमें हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। वो लोग भारतीय हैं, वही बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिले हुए हैं। तमाम विदेशी इंडस्ट्रीज, बाहर की जो कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो भारत में आकर के मोबाइल बना रही हैं, तमाम जो है एक्सेसरीज बना रही हैं, उसमें लोगों को, बच्चों को रोजगार मिल रहे हैं। तो ये कहना कि सरकारी नौकरियों में ही जो नौकरी करेंगे वही नौकरी कहलाएंगी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा वर्ग जो है हमारा युवा वो नौकरियां ले रहा है और काम कर रहा है। मैं सहमत हो जाता हूं आपके जवाब के साथ, लेकिन फिर ये भी तो एक बात आती है कि जिस तरीके से आपने जो तर्क पेश किया बेरोजगारी के मामले पर,
वैसे प्रधानमंत्री क्यों जवाब नहीं दे पाए? उन्हें क्यों ये कहना पड़ा कि पकोड़े का ठेला लगा सकते हैं, पंचों की दुकान कर सकते हैं? उन्हें क्यों ये कहना पड़ा? जो तर्क आपने दिया है कि इतनी इंडस्ट्रीज को बीजेपी लेके आई है, बीजेपी सरकार में आई है, जहाँ पे हजारों लाखों लड़के हैं मजदूरी के तरीके से काम कर रहे हैं, मतलब ये कि कुल मिलाकर उनका रोजगार एक बन गया है, वो तर्क आप मतलब माननीय प्रधानमंत्री महोदय क्यों नहीं दे पाए? नहीं, पकोड़े के व्यापार को आप ऐसा क्यों देख रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा घिनौना काम है? 65 वर्ष की उम्र में कैंट्स की फ्राइड चिकन के जो मालिक हैं, तर्क की बात मैं बता रहा हूँ ना कि कैंट्स की फ्राइड चिकन के जो मालिक हैं 65 वर्ष की आयु में मुर्गे के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। दुनिया में वो पकोड़े जो है इतने फेमस हुए कि आज की डेट में KFC के नाम से जो है पकोड़े बेचे जा रहे हैं। तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ पर बर्गर में पकोड़ा रख करके बेच रही है। तो पकोड़ा बनाने का व्यापार जो है, और इसकी तो डिमांड डेली की है। आज हमारे जो खाने का उद्योग है जिसकी रिक्वायरमेंट एक दिन में खत्म नहीं होती है, आज जो रिक्वायरमेंट है कल सेम उतनी ही रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये तो बहुत बेहतरीन व्यापार है और दुर्भाग्य है कि इसमें भी विदेशी कंपनियां तो कारोबार कर रही हैं, हमारे युवा जो हैं अभी उस कारोबार को नहीं समझ पाए हैं। मैं समझता हूं कि उनको ये समझना चाहिए कि ये जो पकोड़े का व्यापार है उसको बर्गर के रूप में और तमाम तरीके के रूप में देखते हुए इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। और इस उद्योग में 125 करोड़ लोग खाने वाले हैं इस देश के अंदर। अगर आप उनको एक पकोड़ा और एक रोटी देंगे तो आप वाकई बहुत बेहतरीन व्यापार कर पाएंगे। मोदी जी ने जो बात कही, मैं उस बात को इस तरीके से युवाओं के बीच में रखना चाहूंगा कि खाने पीने की चीजों का काम करना या इस तरीके की चीजों का निर्माण करना ये सम्मान की बात है। पूरी दुनिया इस व्यापार के पीछे भाग रही है। आपने KFC की बात की, आपने कहा कि मुर्गी के पकोड़े बनाने शुरू किए, फिर आपने साथ में ये भी कहा कि विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर आकर ये काम कर रही है, हमारे देश के लोग नहीं कर पा रहे। छोटा सा एक सवाल है कि इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में आई थी तो सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे और बड़े तमाम तरह के स्लॉटर हाउसेस बंद कर दिए थे, मुर्गे का कटान बंद हो गया था, बकरे का कटान बंद हो गया था। ये भी तो वजह हो सकती है ना, क्योंकि सरकार के रूल्स बहुत ज्यादा एकदम टफ हो गए, बहुत अलग हो गए। ऐसे में कोई भी व्यक्ति ये क्यों सोचेगा कि वो मुर्गा काट के उसका पकौड़ा बना के बेचे? देखो, यहाँ योगी जी की बात को आप लोगों ने फिर गलत तरीके से ले लिया। योगी जी ने जितने भी रोड साइड स्लॉटर थे, घरों में जो स्लॉटर खुले हुए थे, सड़क के किनारे पे बैठ करके जो है वो पशुवध किया करते थे, उसको बंद किया है। जो KFC जैसा एम्पायर खड़ा करने का भी तो पैसा हर किसी के पास नहीं होगा ना। KFC करने के लिए मैंने वही बात कहा कि हमारी तमाम योजनाएं चल रही हैं। मोदी जी ने तमाम योजनाएं ऐसी चलाई हुई हैं जिसमें युवा एक कंपनी बना करके व्यापार कर सकते हैं, उनको बैंक से लोन मिल रहे हैं, तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। तो इसको उसके साथ में जोड़ना कि भाई रोड साइड स्लॉटर खोलेंगे हम तभी हम व्यापार में उन्नत हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप व्यापार के नाम पर कॉलोनी को गंदा नहीं कर सकते। आपको कॉलोनी को भी सुंदर बना करके रखना है और खुद भी खूबसूरत बन के रहना है और समाज को भी खूबसूरती देनी है।